नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका एग्जाम कोच की ऑनलाइन क्लासेस में। और कैसे हैं, प्रसन्न हैं आप सभी लोग। तो आज का जो बिंदु हम शुरू करने जा रहे हैं वो विराम चिन्ह से है। आज का प्रसंग जो है वो विराम चिन्ह। ये भी खूब परीक्षा में पूछा जाता है, विराम चिन्ह। देखिए, विराम का जो अर्थ होता है ठहराव, रुकना। क्या ठहराव? देखिए, भाषा की अपनी एक तरीके हैं। भाषा का मतलब होता है अपनी बात को आप तक पहुंचाना, और अपनी बात को हम आप तक किस हिसाब से पहुंचाते हैं, किस तरीके से पहुंचाते हैं, या उसका स्वरूप क्या होता है, ये निर्भर करता है भाषा के प्रकार और तरीके पे। तो विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठहराव होता है। तो देखिए कैसे लिखेंगे। विचारों की अभिव्यक्ति एवं भाषा को बोधगम्य बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यानी अपने विचारों को आप तक पहुंचाने के लिए, और वे विचार कैसे बन जाए? बोधगम्य, समझने योग्य। तो उसके बीच बीच में रुकना पड़ता है। कभी भी हम कोई चीज कंटिन्यू नहीं बोलते हैं, उस पे जो फ्लो है कभी अप कभी डाउन होता है, कभी रुकते हैं थोड़ी देर के लिए, ज्यादा देर के लिए, जिस तरीके से जहां रुकना है। इससे समझने वाले को आराम से समझ में आता है। तो लिखते समय उन संकेतों का प्रयोग होता है, उसी चीज को पढ़ते समय या बोलते समय उनका अनुसरण किया जाता है, जिससे सामने वाला आपकी बात को विधिवत समझ ले। अब जैसे अगर कहीं लिखा गया है या बोला गया है, देखिए, रोको मत, जाने दो। शब्द है रोको मत, जाने दो। अब अगर आ जाता है रोको मत, जाने दो, ये दो वाक्य आपके सामने लिखे हैं। पहला है रोको, यहां ठहराव दिया गया है ताकि अभिव्यक्ति हो जाए रोको मत, जाने दो। आपने बोला रोको मत, जाने दो, तो इसका क्या अर्थ हुआ कि आप इसे मत रोकिए और इसे जाने दीजिए। उसके बाद कहा रोको मत, जाने दो, यानी आप इसे रोक लीजिएगा और जाने मत दीजिएगा। जैसे मारो मत, जाने दो, या मारो मत, जाने दो। ये भाषा की अभिव्यक्ति है, बोधगम्यता है, सरलता है, सौम्यता है। भाषा में सौंदर्य बढ़ जाता है। भाषा वही सुंदर, रमणीक और सरल है जो समझने योग्य हो, जिसे आप विधिवत समझ सकते हो। यानी जिस भाषा में अपनी अभिव्यक्ति की पूर्ण क्षमता हो, वो भाषा है। अब होता क्या है, यहां ध्यान रखिएगा। पंडित कामता प्रसाद गुरु, ये व्याकरणाचार्य हैं, के अनुसार विराम चिन्हों की
की संख्या, विराम चिन्हों की संख्या 20 है। कितनी है? 20 है। ये प्रश्न आ चुका है। अगर पूछा जाए विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, आप 20 बताएंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये नहीं पूछा गया किसके अनुसार, सिर्फ ये पूछा जाएगा हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, आप बताएंगे 20 है। और ध्यान रखिएगा, कहा जाता है कि पूर्ण विराम को छोड़कर सभी विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा से लिए गए, ऐसा व्याकरणाचार्यों की मान्यता है। तो इन 20 विराम चिन्हों में हम आपको कुछ ही विराम चिन्हों के बारे में बताएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। अन्य विराम चिन्हों की उतनी आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहला जो आपका विराम चिन्ह है वो है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का जो चिन्ह है, वो जो संकेत है वो इस प्रकार से होता है। पूर्ण विराम का संकेत इस प्रकार से लगाया जाता है और कहाँ होता है? जहां पर वाक्य समाप्त होता है, वहां पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जहां वाक्य समाप्त होता है वहां पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, एक खास बात है। वो खास बात क्या है? प्रश्न वाचक वाक्यों को छोड़कर सभी प्रकार के वाक्यों में इस चिन्ह का प्रयोग होता है। ये ध्यान रखना है। यानी कई बार परीक्षा में ऐसा आ सकता है, इसमें से किस प्रकार के विराम चिन्ह का प्रयोग, यानी किसमें विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, ये बातें भी आपको समझनी पड़ती हैं। तो केवल प्रश्न जो क्वेश्चन मार्क हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, उनको छोड़कर कोई भी वाक्य, सरल वाक्य हो, संयुक्त वाक्य हो, मिश्र वाक्य हो, इच्छावाचक हो, आज्ञाकारी वाक्य हो, विधानार्थक हो, निषेधात्मक हो, किसी भी प्रकार का कोई भी वाक्य हो, केवल प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर हर प्रकार के वाक्यों में इसका प्रयोग होता है। जैसे अगर हम उदाहरण लिखना चाहें तो देखिए, उदाहरण, मोहन गीत गाता है। मोहन गीत गाता है। रवि स्कूल जाता है और मन लगाकर पढ़ता है। रवि ने कहा था, इसलिए मोहन आया। अब यहाँ पर सरल वाक्य भी है, संयुक्त वाक्य भी है, मिश्र वाक्य भी है। हर प्रकार के वाक्य में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है, केवल प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर। पूर्ण विराम के बाद आता है आपका अल्प विराम। अल्प विराम
अल्प विराम को अंग्रेजी में कोमा कहते हैं। इस प्रकार का इसका चिन्ह होता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है कि जब किसी वाक्य को प्रभावी, यानी जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम ठहराव हो, यानी जिस स्थान पर पूर्ण विराम की अपेक्षा आपको कम देर रुकना पड़ता है, वहां इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किस किस प्रकार के वाक्य में होता है। इनका प्रयोग किन चीज़ों में होता है वो देखते हैं। एक ही प्रकार के वाक्यों में, एक ही प्रकार के शब्दों में कहाँ कहाँ इनका प्रयोग होता है हमको देखना है। एक ही प्रकार के शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे लखनऊ, पटना, दिल्ली, आगरा, भोपाल। यानी एक ही प्रकार के शब्द हों या पुस्तकों के नाम हो, व्यक्तियों के नाम हो, यानी एक ही प्रकार की संज्ञाएं हो या एक ही प्रकार के सर्वनाम हो, वहां पर इनका प्रयोग किया जाता है। दूसरा देखते हैं, हाँ या नहीं के बाद, हाँ या नहीं के बाद कहाँ इसका प्रयोग करते हो, हाँ या नहीं के बाद। उदाहरण देखिएगा कहाँ प्रयोग इसका हुआ है। हाँ तुम ठीक कहते हो, हाँ तुम ठीक कहते हो। नहीं मुझे नहीं पता, नहीं मुझे नहीं पता। तो इसका प्रयोग हाँ या ना के बाद किया जाता है। कभी कभी संबोधन के साथ भी इसका प्रयोग हो जाता है, कभी कभी। अब देखिए संबोधन के साथ, लेकिन ये हमेशा नहीं, कभी कभी होता है। संबोधन के साथ कैसे संबोधन के साथ प्रयोग करोगे, मोहन इधर आओ, मोहन इधर आओ। यानी संबोधन के साथ भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए क्या हो जाता है, पत्र में संबोधन के बाद। पत्र में संबोधन के बाद, पत्र में संबोधन के बाद इसका इस्तेमाल कैसे करते हो, जैसे प्रिय मित्र ऐसे कर दिया, या कभी महोदय, इस तरीके से। यदि पत्र में, एप्लीकेशन में या इसमें इसके तरीके से यहाँ पर प्रयोग कर दिया जाता है। अगला देखिएगा, महीने में तारीख में महीने के बाद, तारीख में महीने के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर आपको लिखना हो 15 अगस्त
1947, 15 अगस्त 1947 आपने लिखा, तो तारीख में महीने के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद लास्ट में देखते हैं क्या प्रयोग होता है। अंकों के साथ, अंकों के साथ भी इसका प्रयोग करते हुए अंक लिखना हो, जैसे इस तरीके से। तो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है इसको आप देखिएगा जरा। अल्प विराम का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। एक ही प्रकार के शब्दों में, जैसे लखनऊ, पटना, दिल्ली, आगरा, भोपाल, या किताबों के नाम हैं, या व्यक्तियों के नाम हैं, जगहों के नाम हैं। हाँ या ना के बाद हाँ तुम ठीक कहते हो, नहीं मुझे नहीं पता। फिर संबोधन में, जैसे मोहन इधर आओ। फिर पत्र में तारीख के साथ, जैसे लिखा प्रिय मित्र या महोदय। और क्या होता, तारीख में महीने के बाद से 15 अगस्त 1947, और अंकों के साथ ऐसे इसका प्रयोग किया जाता है जैसे यहाँ पर अंक लिखे हुए हैं। इसके बाद आपका आता है अर्धविराम। अर्धविराम का जो संकेत है वो इस तरीके से बनता है, यानी कॉमा लगा करके ऊपर एक बिंदु रख दिया जाता है, इस तरीके से बनता है। इसमें क्या होता है, पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से अधिक देर ठहराव में इसका प्रयोग होता है। यानी कहाँ प्रयोग होता है कि पूर्ण विराम की अपेक्षा कम रुकना है, और कॉमा यानी अल्प विराम की अपेक्षा ज्यादा देर रुकना है, वहां इस चीज का प्रयोग किया जाता है। तो कई बार यहाँ क्या करते हैं कि जैसे एक तरीके के सेंटेंस है, मुख्य रूप से एक वाक्य में एक जैसे वाक्यों, शब्द नहीं, शब्द में अल्प विराम, वाक्यों में अर्ध विराम, ऐसे लिख सकते हो। एक जैसे वाक्यों के प्रयोग में, एक जैसे वाक्यों के प्रयोग में, एक जैसे वाक्यों के प्रयोग में इसका इस्तेमाल होता है। अब आपको उदाहरण देके बताते हैं। महात्मा गांधी ने देश की आजादी का मंत्र फूंका, जनता में जोश जगाया,
लोगों को आजादी के लिए जागरूक किया। अब देखिए क्या है, महात्मा गांधी ने देश की आजादी का मंत्र फूंका। अल्प विराम यहां आ गई, अल्प विराम आ गई। जनता में जोश जगाया, अल्प विराम आ गई। लोगों को आजादी के लिए जागरूक किया। तो एक तरीके के शब्दों में अल्प विराम और एक जैसे वाक्यों को लिखने में पूर्ण विराम से पूर्व जो विराम लगते चले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अर्ध विराम कहा जाता है। इसके बाद आता है प्रश्न सूचक चिन्ह। ये तो लगभग सभी बच्चे जानते हैं कि प्रश्न सूचक चिन्ह ये इस प्रकार का होता है। इसका प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों में होता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है, जो प्रश्न करने के लिए वाक्य होते हैं, एक चिन्ह भी बन जाता है। लगभग बच्चे इसको पहचानते हैं। जैसे कहा जाएगा तुम कहाँ गए थे, तुम कहाँ गए थे। रोहन क्या कर रहा है। मानू कहाँ गया। तो इस प्रकार से यहाँ प्रश्न सूचक संकेत भी लगे होते हैं और इन चीज़ों को पहचानना कठिन नहीं होता है, आसान होता है। आगे देखते हैं, आगे आएगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो आपका आता है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह को अंग्रेजी में इनवर्टेड कॉमा कहते हैं। ये चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, ऐसे भी लगते हैं और ऐसे भी लगते हैं, यानी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा होते हैं। यानी दोहरे चिन्ह भी लगते हैं और इकहरे चिन्ह भी लगते हैं। पहले देखते हैं इकहरे उद्धरण। इकहरे उद्धरण कैसा लगेगा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ये इकहरा उद्धरण लगेगा। कहाँ लगता है, कवि या लेखक के उपनाम में। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। कवि या लेखक ये पहचानवाए जाते, इसलिए इन संकेतों को पहचानना बहुत जरूरी होता है। कवि या लेखक का जो उपनाम होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे लिखा रामधारी सिंह दिनकर। फणीश्वर नाथ रेणु।
गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी। प्रभाकर माचवे लेखक या कवियों के उपनाम में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला इसका प्रयोग होगा किसी महत्वपूर्ण पत्र या पत्रिका के साथ। जैसे अगर आपने लिखा प्रेमचंद का उपन्यास गोदान सबसे सशक्त रचना है। तो प्रेमचंद का उपन्यास गोदान सबसे सशक्त रचना है में इसका प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं दोहरे उद्धरण चिन्ह। ये कह रहे थे दोहरे उद्धरण चिन्ह कैसे, डबल इनवर्ट कॉमा। देखिए इसका प्रयोग क्या होगा, किसी कवि या लेखक के वक्तव्य को अक्षरशः लिखने में यानी किसी कवि या लेखक का जो वक्तव्य होगा बिना कोई परिवर्तन के आपको जैसा का तैसा लिखना है तो डबल इनवर्टेड कॉमा की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे आप कहोगे गांधी जी ने कहा था सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही ईश्वर है। यानी किसी कवि या लेखक की वाणी को अक्षरशः व्यक्त करने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब आता है आपका कोष्ठक चिन्ह। ये ब्रैकेट होता है, इस तरीके से बनाया जाता है। ब्रैकेट कोष्ठक चिन्ह होता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग किसी बात को स्पष्ट करने, रंगसाज, भाषा परिवर्तन, आदि में किया जाता है। कहाँ कहाँ इसका प्रयोग करते हैं, अपनी बात को स्पष्ट करना है या कोई भाषा परिवर्तित करनी है, वहाँ पर इन चीज़ों को प्रयोग किया जाता है। सबको आपको दिखा देते हैं। अब जैसे आप लिखोगे
ऐसे, आपने कोई भी एक शब्द लिखा कि ऐसे दुर्जन व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति, ब्रैकेट में कर दो दुर्जन से दूर रहना चाहिए। अब देखो, ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, कैसे व्यक्ति, ब्रैकेट में दुर्जन, ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। प्रतिहारी, ब्रैकेट में कर दो द्वारपाल, ने राजा से कहा। प्रतिहारी यानी द्वारपाल ने राजा से कहा, रीना क्रोधित होकर शांत बैठो। अब यहां क्या आपको समझना है कि यहां हुआ ऐसे व्यक्ति यानी दुर्जन, अपनी बात को क्या किया आपने, बात को स्पष्ट करने। अब यहाँ प्रतिहारी, पुरानी जो नाटक होते हैं, ड्रामा होते हैं, उसमें उस समय के शब्दों का प्रयोग होता है। अब जैसे लिखा तो प्रतिहारी है, अब ये समझा गया, हो सकता है जो आधुनिक पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, हो सकता है प्रतिहारी शब्द का मतलब ना समझ पाए, तो उसका सरलीकृत कर दिया गया द्वारपाल यानी गेट कीपर। अब आगे रीना, यह रंगसाज है, इसको कहेंगे रंगसाज। क्रोधित होकर, अब रीना को कोई डायलॉग बोलना है, कोई शब्द बोलना है, और शब्द बोलने के पीछे भाव भंगिमा कैसी होगी, क्रोधित होकर के, हंसकर या प्रसन्न होकर। नाटक लिखते समय इन चीजों का प्रयोग बहुतायत मात्रा में किया जाता है। अब आता है जो बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछे जाते, उन्हीं पर हम चर्चा कर रहे हैं, लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह होता है, इस तरीके से बनता है। लाघव चिन्ह किसी शब्द को संक्षिप्त करने में, यानी किसी शब्द को संक्षिप्त करने में इसका प्रयोग होता है। अब क्या आपको करना है, कोई भी जैसे बड़े बड़े वाक्य लिखे होते हैं, शब्द लिखे होते हैं, संक्षिप्त में, संक्षिप्त लिखना है। जैसे लिखा है, अब इसका क्या हो गया, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड। किसी के नाम में भी ऐसा होता है, जैसे के सी त्रिपाठी, क्या बन जाएगा पूरा नाम, कृष्ण चंद्र त्रिपाठी। पुस्तकों में लिखा होता जैसे कृपया पृष्ठ पलटिए, कृपया पृष्ठ पलटिए, या जैसे उत्तर प्रदेश को ऊपर इस तरीके से लिख दिया जाता है, इनका यहाँ प्रयोग किया जाता है। अब आपका आता है हंस पद। हंस पद का चिन्ह जैसे उल्टा वाई बनती है, इस प्रकार का चिन्ह होता है। जो कि गलती सुधार है, इसे त्रुटिबोधक
चिन्ह भी कहा जाता है। त्रुटिबोधक चिन्ह, जैसे लिखते समय कुछ छूट जाए, लिखते समय कुछ छूट जाए, उसकी पूर्ति के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी लिखते समय कुछ छूट जाए उसकी पूर्ति के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे किसी ने लिखा मोहन कल जाएगा, अब छूट गया तो आपको लिखना था आगरा, लिखना था मोहन कल आगरा जाएगा, लेकिन आप लिख गए मोहन कल जाएगा। अब इस सुधार के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फिर आपका जो और बड़ा महत्वपूर्ण चिन्ह है उस पर ध्यान देते हैं, वो आपका आता है पुनरुक्त सूचक चिन्ह। जो पुनरुक्त सूचक चिन्ह होता है वो इस तरीके से होता है। क्या प्रयोग होता है? किसी शब्द को बार बार लिखने से बचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है। अब आपको किसी भी चीज से उसका पुनरुक्ति ना हो, बार बार ना लिखना पड़े, इससे बचने के लिए अब जैसे यहाँ लिखा वस्तु, यहाँ लिखा मूल्य, वस्तु और उसका मूल्य। जैसे आपने लिखा आलू, आगे लिखा है 20 रुपए किलो। टमाटर 30 रुपए किलो। आटा 25 रुपए किलो। चावल 40 रुपए किलो। तो इन्हें क्या कहते हैं? पुनरुक्त सूचक। यानी इन चिन्हों से पता चल रहा है कि हर जगह रुपए किलो जैसी चीज़ें लिखी हैं, तो वो चीज़ बार बार आपको ना लिखनी पड़े, इसलिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो चिन्ह तो इसमें 20 हैं, बहुत से चिन्ह हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है जिन चिन्हों की ज़रूरत होती है उनको देखना है। अब इन विराम चिन्हों पर एक
नज़र और आपकी दौड़ानी है। देखिएगा क्या नजर दौड़। विराम चिन्ह क्या होता है? विराम का अर्थ ठहराव होता है, विचारों की अभिव्यक्ति ये और भाषा को बोधगम्य बनाने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। अब यहाँ पर ये उदाहरण भी दे दिया गया और विराम संख्याओं की जो संख्या है वो 20 है, ये आपको याद रखनी है। अब देखिए, पहला था आपका पूर्ण विराम। संकेत अवश्य याद रखिएगा कि पूर्ण विराम का सिंबल कैसे बनता है, कहाँ प्रयोग होता है। सभी वाक्यों के बाद में आगे क्या लिखा है? प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर सभी प्रकार के वाक्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे आता है अल्प विराम, जो इस प्रकार से इसका सिंबल होता है। पूर्ण विराम की अपेक्षा कम ठहराव के लिए प्रयोग होता है। एक ही प्रकार के शब्दों में लखनऊ, पटना, दिल्ली, आगरा, भोपाल कोई भी शब्द हो वहाँ प्रयोग होता है। हाँ या ना के बाद भी इनका इस्तेमाल होता है या संबोधन के साथ भी इनका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद पत्र में संबोधन के पास भी यहाँ लिखा गया कैसे इस्तेमाल होता है। तारीख में महीने के साथ में और अंकों के साथ भी इसका प्रयोग किया जाता है। आगे है प्रश्नवाचक है, तो सभी बच्चे जानते हैं, इसमें कोई विशेष व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। सबसे उदाहरण आता है डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग होता है किसी कवि या लेखक के उपनाम में, या कोई पुस्तक या पत्र पत्रिका है उसके संकेतित करने में। और डबल का कहाँ प्रयोग होता है? किसी लेखक की बात को पूर्णतया या कवि की बात को पूर्णतया स्पष्ट करने के लिए, जैसे यहाँ लिखा सत्य ही ईश्वर है। इसके बाद आपका एक कोष्ठक इस तरीके से बनता है, ब्रैकेट कहते हैं जिसको। अपनी बात को स्पष्ट करना है, रंगसाज करना है या भाषा परिवर्तन। ये उदाहरण भी आपके सामने लिखे हैं, इनको पढ़ें समझें। इसके बाद आता है लाघव। लिखते समय अगर कुछ छूट जाए तो किसी को संक्षिप्त करना है, ये संक्षिप्त किया गया, विस्तृत लिखा है उसका संक्षेप रूप करने में। और फिर आपका है हंस पद। लिखते समय कुछ छूट जाए, छूट गया था शब्द, यहाँ पर जोड़ा गया है। और उसके बाद लास्ट में आता है ये पुनरुक्तियाँ, वो चीज़ आपको बार बार ना लिखनी पड़े, इस वजह से इन संकेतों, इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार विराम चिन्ह क्या होते हैं, उनकी संख्या कितनी है और मुख्य विराम चिन्हों से आपको अवगत कराया गया है। परीक्षा में ध्यान रखिएगा मुख्य रूप से इन विराम चिन्हों की संकेत कैसे हैं, इनका प्रयोग कहाँ होता है से मतलब कम है, ये दिखते कैसे हैं ये मतलब ज़्यादा है। तो सभी विराम चिन्हों के नाम लिख लीजिएगा, उनके आगे उनके संकेत बना लीजिएगा और उन संकेतों को विशेष रूप से आपको याद करना है। तो आज की क्लास को यहीं पर संपन्न करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी एक नए टॉपिक के साथ में। नमस्कार, जय हिंद।